डियर स्टूडेंट, इस साल कोरोना महामारी के कारण स्कूली शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा दोनों ही बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। परंतु थैंक्स टू आवर बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद हमको देना चाहिए कि उन्होंने कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो तमाम कोशिशें की जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन और शिक्षकों का अध्यापन बिल्कुल प्रभावित ना हो पाए। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया और उसमें बहुत सारे गैर ज़रूरी चीज़ें, हालांकि शिक्षा के लिए गैर ज़रूरी कुछ भी नहीं होता, तो उन तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को उन्होंने पाठ्यक्रम से निकाला और पाठ्यक्रम का जो भार है स्टूडेंट पर कम हुआ। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर हम सिलेबस का एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस का उद्देश्य ये है, आज से मैं वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपको बोर्ड परीक्षा जो कि आज से बस 2 सप्ताह के बाद जो शुरू होने जा रहा है उसकी तैयारियों के लिए आपको आत्मविश्वास आएगा और पढ़ने की एक आपको टेक्निक डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। तो हम ये देखते हैं कि कक्षा 10वीं का जो गणित है ये सैद्धांतिक रूप से 75 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और प्रयोजना के लिए 25 अंक होंगे। और इसमें जो विभिन्न सिलेबस हैं जो आपकी स्क्रीन पे क्रमशः स्क्रॉल हो रहे हैं, सबसे पहले बीज गणित को रखा गया है और बीज गणित को 20 नंबर आवंटित हैं और इसकी पढ़ाई जो है 30 कालखंडों में होनी है। अब बीज गणित में क्या है? बीज गणित में सबसे पहले बहुपद, पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी और अनुपात एवं समानुपात। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्टार लगे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, जैसे कि 5x² + 6x + 5 = 0 एटसेट्रा। तो यहाँ स्टार का मतलब है कि इसका आंशिक रूप से विलोपन हुआ है, यानी कि इसमें से पूरे जो प्रश्नावली के सवाल हैं पाठ्यक्रम में नहीं है, कुछ जो कठिन स्तर के सवाल हैं उसको पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया। और क्या बाहर किया गया इसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। समांतर श्रेणी ये भी आंशिक रूप से विलोपन की श्रेणी में आता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अनुपात एवं समानुपात, फिर निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है, ये भी आंशिक रूप से विलोपित है। इसी का अगला भाग है आलेख। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति को 8 नंबर अलॉट किए गए हैं और उसके लिए कालखंड है 10। फिर इसके बाद आता है वाणिज्यिक गणित, बैंकिंग एवं कराधान, इसमें भी आंशिक विलोपन है और ये 7 नंबर का है, छोटा वेटेज है, कम वेटेज है और 10 कालखंडों में इस सिलेबस को समाप्त करना है। त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाएँ 11 नंबर का है। अगर त्रिकोणमिति एक बार स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो ये बहुत ही सरल प्रश्नावलियों में माना जाता है और बहुत ही प्रोसीजरल सवाल होता है। एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम सवाल को हल करते चले जाते हैं और इसमें कोई ज़्यादा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एजम्पशन वगैरह नहीं होते हैं। एक फार्मूलाइजेशन होता है, फार्मूला में वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आ जाने वाला। फिर ज्यामिति, ये गणित के सबसे कठिन चैप्टर्स में से एक है क्योंकि यहाँ पर से डिस्क्रिशन चालू होता है और स्टूडेंट को सोचने और समझने और तर्क करने की क्षमता का आकलन इन ज्यामिति के सवालों से किया जाता है। ज्यामिति आकृतियों में समरूपता इसका आंशिक विलोपन है। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और ज्यामिति रचनाएं, ज्यामिति रचनाओं में से आंशिक रूप से विलोपित की गई हैं। ये 12 नंबर का सवाल है और मतलब ज्यामिति से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही इसको 15 कालखंड अलॉट किए गए हैं। इसके बाद क्षेत्रमिति, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये भी आंशिक विलोपन 8 नंबर के सवाल होंगे। 12 कालखंड का ये सिलेबस है। फिर सांख्यिकी में आंकड़ों का विश्लेषण 9 नंबर का सवाल और 8 कालखंड में इसको समाप्त करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सांख्यिकी काफ़ी ऐसा चैप्टर है जिसमें से स्कोर अधिक किया जा सकता है। अधिक स्कोर किए जाने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये कुल 8 खंड का सिलेबस है
जबकि उसको 9 नंबर अलॉट किए गए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 नंबर के लिए यहाँ 8 नंबर के लिए ही 10 कालखंड खर्च होने हैं, और यहाँ पर 8 कालखंड में 9 नंबर जो है आपको अलॉट किए गए हैं। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्नावली है और बहुत सरल तरीके से बच्चों को समझ में आ सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 75 नंबर का थ्योरेटिकल प्रश्न होगा और प्रयोजना जो है 25 नंबर का, और कुल मिला के 100 कालखंड थ्योरी के लिए है, 20 नंबर प्रयोजना के लिए, कुल मिला के 120 कालखंड में 100 नंबर आपको मिलेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि बहुपद में आपको ax² + bx + c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना वगैरह, ये आपके सिलेबस में है। इसको मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ और जस्ट फॉर रीडिंग पर्पज मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। 2 चरों का रैखिक समीकरण, 1 चर का द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, अनुपात एवं समानुपात। समांतर श्रेणी के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये पहले हायर मैथमेटिक्स का हिस्सा था, कक्षा 11वीं में इसको पढ़ना होता था, और अब सिलेबस को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है और कक्षा 10वीं में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अनुपात एवं समानुपात, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में केवल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री रखा गया है, जिसमें हम एक समतल में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और रेखा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर वाणिज्यिक गणित है। वाणिज्यिक गणित में बैंकिंग एवं कराधान के सवाल हैं। इसमें बैंकिंग में आवर्ती जमा पर ब्याज, सावधि जमा पर ब्याज, ये आपका सिलेबस होगा। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीका। सर्वसमीकाएँ जो है sin² थीटा + cos² थीटा = 1, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। तो इससे संबंधित सवाल होंगे। यहाँ पर टिप आपके लिए काम का है। टिप अध्याय 10 पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अतः विद्यार्थी ध्यान दें कि अध्याय 10 को अभी फिलहाल परीक्षा के पर्पज से ना पढ़ें, और उसको पढ़ने से आपको वार्षिक परीक्षा में किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलने जा रहा है। ज्यामिति आकृतियों, ज्यामिति में हम देखेंगे कि ज्यामिति आकृतियों में समरूपता की शर्तें है ना, और वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इन पर आधारित बहुत सारे प्रमेय, फिर ज्यामिति रचनाएं। क्षेत्रमिति में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, आंकड़ों का विश्लेषण। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस होता है कंप्लीट। अब सिलेबस के बाद हम देख लेते हैं कि ये साल किस प्रकार से बीता, और आपके लिए जो असाइनमेंट जारी किया बोर्ड ने, वो सिलसिलेवार सितंबर महीने से चालू हुआ। सितंबर महीने में टारगेट था कि बीजगणित पढ़ाया जाए विद्यार्थियों को, और उस पर एक 20 नंबर का एक टेस्ट पेपर जारी हुआ, जिस पर बच्चों को घर में परफॉर्म करना था और उसके आंसर शीट अपने स्कूल में जमा करना था। सितंबर के बाद अक्टूबर में बीजगणित का कुछ और बचा हुआ हिस्सा, समांतर श्रेणी, अनुपात एवं समानुपात, निर्देशांक ज्यामिति, ये अक्टूबर का पाठ्यक्रम था। उसके बाद नवंबर माह में आपको वाणिज्य गणित, बैंकिंग एवं कराधान, त्रिकोणमिति, समीकरण संरचनाएं, सर्वसमीकाएँ पढ़नी थी और उस पर असाइनमेंट होना था। फिर इसके बाद दिसंबर में ज्यामिति, और जनवरी में क्षेत्रमिति, फरवरी में सांख्यिकी। इस तरीके से ये पूरा साल का एस्टिमेट था पढ़ने का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ब्लूप्रिंट आपका वार्षिक परीक्षा किस प्रकार से होने जा रहा है। वार्षिक परीक्षा में आप ये देखेंगे, इसको हालांकि आपके ज़्यादा मतलब का नहीं है, ये टीचर्स लोगों के लिए है जो कि इसको विश्लेषण करके अपने स्टूडेंट को इसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। फिर भी आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो 75 नंबर हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से सेट होंगे, ज्ञान पर आधारित 22 अंक, और ये 30% क्वेश्चन होंगे इसमें। 22 नंबर यानी कि लगभग पूरे सिलेबस का, पूरे 75 का लगभग ये 30% होता है। ज्ञान पर आधारित कहने का मतलब क्या होगा, आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन होने हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन कैसे, ज्ञान पर आधारित खाली आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में कोई खास अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी एक फार्मूला पूछ लिया जाए, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा = what 1, है ना,
अगर सोशल स्टडी में पूछे कि भारत को आज़ादी कब मिली, 1947, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज के ऐसे सरल सवाल जो ज्ञान आधारित होंगे और ये 22 नंबर के रहेंगे। यानी कि विद्यार्थी के पास होने के लिए जो 75 में 25 नंबर अनिवार्य है, वो 22 नंबर तो आपको ज्ञान आधारित, यानी कि बहुत ही जो ऐसे प्रश्न जो आपको बिल्कुल नहीं उलझाते, आप सीधे सीधे उसको समझते हैं और अगर आपको मालूम है तो उसका आंसर लिखते हैं। फिर अवबोध आधारित, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल का रहता है, यानी कि आपने किसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया, तभी इस सवाल को आप बना सकेंगे। और ऐसे सवाल 30 नंबर के होंगे और ये पूरे सिलेबस का 40% हिस्सा कवर करेगा। अब वो यही सबसे कठिन सवाल माना जाता है, अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसमें घुमावदार सवाल होंगे, सीधे सवाल नहीं होंगे, बल्कि इसमें आपको एक फंडामेंटल कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसके आधार पर आपको उलझाऊ प्रश्न हल करने होंगे। फिर अनुप्रयोग, अनुप्रयोग इसका मतलब क्या होगा कि अनुप्रयोग जैसे कोई हमने थ्योरम पढ़ा, उसका उपयोग से संबंधित सवाल होंगे, है ना। जैसे और भी कई सिलेबस हैं, मतलब कोई हम एक सिलेबस देखते हैं और उस सिलेबस से उपयोग से संबंधित ऐसे सवाल जो उसके उपयोग पर आधारित होंगे। अनुप्रयोग में आप उन क्वेश्चन को शामिल कर सकते हैं जैसे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमने गोलिक आयतन, बेलन का आयतन वगैरह पढ़ लिया। अब इसके अनुप्रयोग से संबंधित सवाल ऐसे हो सकते हैं कि एक बाल्टी है, उसमें कितना पानी आएगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्या कि शंकु का आयतन कितना होता है, बाल्टी की जो आकृति है लगभग शंकु के जैसे होती है, तो इसलिए यह अनुप्रयोग आधारित सवाल होगा। फिर कौशल मतलब स्किल, इसको कह सकते हैं कि आंकिक सवाल इसमें कैसे होंगे, मतलब आपकी कैलकुलेशन स्किल को परखा जाएगा। यानी कि जैसे ये हो सकते हैं चक्रीय क्रम वगैरह के सवाल, मतलब आपने कोई चीज़ सीखा है तो उस पर कितनी स्किल है आपकी, आप जैसे जोड़ और घटाने में पारंगत हैं कि नहीं, तो इसके लिए कोई समीकरण दिया जा सकता है कि जिसको आपको हल करना है, जिसमें आपकी जोड़ घटाने और अन्य कौशल की परीक्षा हो सके। तो इस प्रकार से ये होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि सवालों को कठिनाई के स्तर पर कैसे बांटा गया है। तो यहाँ दिख रहा है सरल 30% होंगे। यही मैंने जो बोला कि जो ज्ञान पर आधारित सवाल 22 नंबर के होंगे, ये सरल की कैटेगरी में आते हैं। औसत किस्म के प्रश्न 50% होंगे और कठिन सवाल 20% होंगे। तो आप देख सकते हैं सरल और औसत में ही आपका 80% मार्क्स जो है अचीव किया जा सकता है। 100 में 80 नंबर बहुत होते हैं। तो कठिन प्रश्न अगर आपसे नहीं भी बन पा रहे हैं तो आप एकदम आत्मविश्वास रखिए कि 80% प्रश्न तो ऐसे पूछे जाएंगे कि जो आप बहुत ज़्यादा बिना डिप्रेशन में आए बना सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि सवालों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। बीजगणित इकाई पर जो आवंटित अंक है 20 नंबर है बीजगणित का, और 1 नंबर के इसमें 4 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के इसमें 2 प्रश्न होंगे, 3 नंबर के इसमें 2 प्रश्न होंगे, 6 नंबर का 1 प्रश्न होगा, और इस प्रकार से कुल प्रश्न होंगे 5 + 4 मतलब छोटे छोटे प्रश्न। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आ सकते हैं कि रिक्त स्थान पर होते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण इकाई है बीजगणित में, आपको काफ़ी अंक मिल रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति पर 1 नंबर के 2 प्रश्न हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न है, 4 नंबर का 1 प्रश्न है, और इसमें कोई बड़े सवाल नहीं पूछे जाने हैं। तो आप इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रख के एक बात समझिए कि ऐसे सवालों को अभी आप फोकस में मत लाइए जो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको 5 और 6 और 8 नंबर के प्रश्नों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्न उसमें आएंगे नहीं। 1 नंबर वाले छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप जानते हैं कि जैसे सिंपल सा पूछ सकते हैं कि कोई दिया गया बिंदु कौन से क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है। 2 अंक के लिए क्या हो सकता है, सिंपली 2 बिंदु के बीच की दूरी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से छोटे ही प्रश्न आपके फोकस में होने चाहिए। वाणिज्य गणित में 1 नंबर का 2 प्रश्न आना है और 5 नंबर का 1 प्रश्न आना है। तो वाणिज्य गणित में 5 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा, जो कि हम अब जब अपने सिलेबस में जाएंगे रिवीजन पे तो इस चीज़ को हम देखेंगे।
फिर त्रिकोणमिति 11 नंबर का है और इसमें 1 नंबर की 3 प्रश्न आने हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न आना है और 6 नंबर का 1 प्रश्न आना है। तो 6 नंबर का 1 प्रश्न जो है आप जान रहे हैं ये हाइट एंड डिस्टेंस का हो सकता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नावली को आप बहुत गौर से पढ़ेंगे, आपको 6 नंबर सीधे सीधे प्राप्त होगा। ज्यामिति में 12 नंबर है जो कि 1 नंबर के 3 प्रश्न हैं और 4 नंबर का 1 प्रश्न है, 5 नंबर का 1 प्रश्न है। तो इसमें कुछ मीडियम लंबाई के प्रश्न हैं। क्षेत्रमिति में भी 1 नंबर का 1 प्रश्न है और 3 नंबर और 4 नंबर के 1-1 प्रश्न, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो क्षेत्रमिति में आप जान लीजिए कि बहुत बड़े प्रश्नों को आपको तैयार नहीं करना है और सरल ही प्रश्न होंगे, छोटे छोटे प्रश्न होंगे। सांख्यिकी में भी मैक्सिमम 4 नंबर का सवाल आएगा और इसमें से 1 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं होगा, 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाना है, 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाना है और 4 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो अपनी स्ट्रेटेजी आप जब बनाएं तो इस ब्लूप्रिंट को सामने रखें और उसके आधार पर ही तैयारी करें। इसके बाद हम लेते हैं पिछले साल के प्रश्नों को। पिछले साल का ये प्रश्न पत्र है, आपको एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ और हमारी आगे की तैयारी का यही आधार होगा। 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा 75 नंबर का, सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है, खंड आ में बहुविकल्पी, खंड बा में रिक्त स्थानों की पूर्ति और खंड सा में सत्य असत दिए गए हैं। प्रत्येक अंक पर 1 अंक आवंटित है। ये क्वेश्चन कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टू द पॉइंट, यानी कि ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं। और ऑब्जेक्टिव का एक पैटर्न है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए जाते हैं। तो यहाँ उस प्रकार के प्रश्न होंगे और बाकी इंस्ट्रक्शन है आगे के प्रश्न किस प्रकार से हैं इनके लिए है। और हम देखते हैं कि जैसे ये देखिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो P3 का मान ज्ञात करिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, वैल्यू निकाली जाएगी इसमें। और इसी प्रकार वर्ग समीकरण का विविक्तीकरण, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूला से। ये फार्मूला आधारित पर है। ये जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, बिंदु 3 - 5 किस चतुर्थांश में होगा। तो जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडामेंटल देखा है बहुत आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। यहाँ पर cos 30 और sec 30 का मान, तो मैं जब अभी रिवीजन कराऊंगा, मेरे आगे वीडियो में देखेंगे, तो मैं पूरी टेबल, त्रिकोणमिति का टेबल कैसे हम जनरेट करें और कैसे मानों को ज्ञात करें, इसमें मैं बताऊंगा। तो आपको हेल्प मिलेगी cos 30 का मान क्या होता है वो जानने में, sec 30 का मान, और फिर इस प्रकार से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्किल आधारित क्वेश्चन माना जा सकता है। जो हमने देखा था कि जो कैटेगरी वाइज क्वेश्चनों का जो एनालिसिस दिया है उसमें ये स्किल वाइज क्वेश्चन है। दे आयकर 3000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। उपकर निकालना, और ये वास्तव में एक प्रतिशतता का सवाल है। 3000 का 3%, इसमें आयकर और शिक्षा उपकर से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अगर परसेंटेज निकालना जानते हैं तो 3000 का 3% क्या होगा आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति, समांतर माध्य निकालना, चतुर्थानुपाती निकालना, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न ऐसे दिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपका प्रश्न पत्र बहुत ही एक्साइटिंग होगा। आपने अगर पाठ्यक्रम को अच्छे से कंप्लीट किया है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और ये सत्य असत्य पर आधारित सवाल है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं, इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन इतना होता है। तो ये आपको अगर इसका फंडामेंटल मालूम हो तो बन जाएगा। मान याद करना और इसमें फार्मूला लगाना है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, और इस प्रकार से इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3x² - 5x + 2 के मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु यानी कि 0, 0 से दूरी ज्ञात करनी है और सिद्ध करना है कि शेषफल 0 है। ये रिमाइंडर थ्योरम से बनेगा। वर्ग समीकरण को हल कीजिए, ये फार्मूला से बनेगा। b² x = -b + -√b² से इसको बनाया जा सकता है। इस प्रकार से सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है, इसको सिद्ध किया जाएगा।
एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे जब हम अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन निकालेंगे इनका। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघला कर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम कैटेगरी वाइज कहें तो ये अनुप्रयोग आधारित सवाल है। अनुप्रयोग आधारित इसलिए कि हम गोले का आयतन जानते हैं और उस फंडामेंटल के आधार पर हमको ये व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें घटित होती हैं उनके समस्याओं को हल करना है। फिर इसके बाद एक शंकु, फिर वही दोनों अथवा में क्वेश्चन है। आपको पता है कि 4 नंबर से ऊपर के प्रश्न अथवा में होंगे, आपको विकल्प दिया जाएगा या कि ये बनाइए या कि ये बनाइए। फिर यहाँ मध्य का ज्ञात करना है। ये प्रोसीजरल सवाल है, बिल्कुल आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, फार्मूला में वैल्यू रखना है। ये बिल्कुल सोचने वाले सवाल नहीं होते, केवल आपको एक सिस्टम को फॉलो करना होता है। बहुलक भी ज्ञात करने का सूत्र होता है, मध्य का भी ज्ञात करने का सूत्र होता है। और ये है प्रमेय जो 4 नंबर का पूछा जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को ही कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल कुछ प्रमेयों पर आधारित होंगे जो वृत्त के ऊपर होंगे। आप बहुत आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है और बिंदु इससे होकर जाता है। बहुत आसानी से बना सकते हैं इस सवाल को। और एक व्यक्ति ने 5 लीटर पेट्रोल भराया। एक ग्राफ खींचना है दिन और बचे हुए पेट्रोल के बीच में। वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में ये खोला और ये प्रोसीजरल सवाल है। तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी, सूत्र से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद आयकर की गणना, ये भी एक प्रोसीजर वाली सवाल है, आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और ये बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसके बाद एक रचना है, कठिन होती है ये और इस पे आपको अभ्यास करना होगा। और रचना के साथ रचना ही है, यानी कि आपको यहाँ पर फंसना हो सकता है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है तो 5 नंबर गए आपके। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन में कोई विकल्प नहीं है, दोनों ही सवाल कंस्ट्रक्शन पर हैं। 3 समांतर श्रेणियां ऐसी हैं, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 और सार्वंतरित इतना है। तो ये अच्छा सवाल है समांतर श्रेणी पर आधारित, इसको मैं समझाऊंगा आपको। और समांतर श्रेणी के साथ एक समीकरण वाला सवाल है। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति का एक कठिन सवाल सिद्ध करना 6 नंबर का, और उसके अथवा में भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो इस प्रकार से आपका ये सेट ए कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे कि और सवाल बाकी सेट के भी एनालिसिस करें। मैंने आपको एक प्रश्न पत्र का परिचय देना था, इस नाते इस वीडियो में मैंने इसको शामिल किया और आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मैं उसमें बिल्कुल आपको 1 हफ्ते के अंदर पूरे ही सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा और संभवतः इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।